गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का जो अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, उसको लेकर के आए हैं। सभी स्टूडेंट्स से इस चैनल पर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है तुम्हारा। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आगे देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी को देखना है आपको। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, इसके आर टू मेथड, दो मेथड हैं इसके। एक तो मैं उस दिन बताया था आपको, एक तो है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। ठीक है, दो मेथड हैं। अब नेचुरल जो है, अब आप इस बात को समझिए, नेचुरल है तो नेचुरल तो मतलब क्या है कि या तो एनिमल्स में होगा या फिर प्लांट्स में होगा। तो एनिमल्स में तो नहीं है, प्लांट में है नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर का नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में H2O जो है वो क्या है कि मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये H2 और प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। सबसे पहली स्टेप यही होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले वाटर डिकम्पोज होता है H2 और O2 की प्रेजेंस, O2 के फॉर्म में। जो ये H2 है, ये H2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप सभी जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कराने का काम ये H2 ही करता है। और ये किस में कन्वर्ट करा देगा, कार्बोहाइड्रेट में। होल एम, ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला का मतलब ये है, उसका जनरल फॉर्मूला है ये, जिसमें अब यहाँ पर n क्या है, ये कार्बन संख्या है। ये तो आगे अपन देखेंगे जब क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अपन देखेंगे तो वहाँ की बात है। यहाँ पर तो केवल आपको इतना सा देखना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दो मेथड हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में ये H2 और O2 में टूट जाता है। और फिर ये H2 और O2 ये ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन में काम आती है, अपने भी काम आती है, साथ में क्या है कि प्लांटों के लिए भी काम में आती है। प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए काम आती है। और ये H2 जो है, ये H2 क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट अपने फूड के फॉर्म में क्या है कि काम आता है ना। प्लांटों के लिए भी फूड के फॉर्म में काम आता है, ये आप सब जानते हैं। तो इसका तो ये इतना सा है, ठीक है ना, यहाँ पर केवल। तो ये तो हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर नेचुरल, ठीक है ना। अब दूसरा है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है आर्टिफिशियल, उसको करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कहते हैं, इस मेथड को इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंसी में जब अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना। अब होता कैसे है ये, इसको समझ लीजिए कि अपन क्या करेंगे, एक तरीके से एक बीकर लिया और इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। दो इलेक्ट्रोड लगा करके उनको इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ये लगा दिए, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होते ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन दोनों को अपन ने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर वाटर भरेंगे। पहले तो वाटर भर दिया, यहाँ पर क्या है कि अपन क्या करेंगे, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच लगा देंगे। वह एक मतलब सर्किट बन गया ये, ठीक है ना, जिसके अंदर सर्किट क्या होता है, सर्किट वो होता है जिसमें एक मतलब रेगुलर पाथ होता है किसको फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स होता है और उसको चालू बंद करने के लिए की होती है, उसको नापने के लिए मीटर भी होते हैं, उनका अपन यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका, है ना। और दूसरी बात उसका एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये है मतलब जो अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ऊपर, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरीके से टेस्ट ट्यूब अपन क्या कर देंगे, उल्टी डाल देंगे, मतलब एक तरीके से, जिससे क्या हो कि मतलब जो भी अगर इनके अंदर जो रिएक्शन हो, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मतलब इन्हीं के अंदर रह जाए, इस वजह से, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट को अपन फ्लो कराएंगे तो फ्लो कराने पर ये H2O जो है, ये H2 प्लस O2 में टूटेगा, ठीक है। अब आप इस बात को जानते ही हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है ये होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला जो है ये कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव वाले के, यानी कि ये जो कैथोड जो टेस्ट ट्यूब वाली जो है, ये कैथोड जो इलेक्ट्रोड है, इस पर जो टेस्ट ट्यूब डली हुई है, इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पर गैस गैस फॉर्म होगी, है ना, और ये गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, H2 गैस, ठीक है। और इस नेगेटिव वाले के पॉजिटिव वाले के ऊपर नेगेटिव वाली, ठीक है ना, प्रेजेंट होगी, तो इसको कहेंगे अपन ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये O2। तो इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो आपकी इसमें समझ में आ गया होगा। जो भी जो कोई यहाँ पर लॉन्ग वीडियो ना हो, इस वजह से मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ। फिर आपके अगर कोई क्वेरीज हो तो वह क्लास में अपन 2 दिन 3 दिन इस चैप्टर को लेकर के डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम हो वो भी पूछ लेना फेस टू फेस, ठीक है। तो इतना सा आप इसको समझने का प्रयास करना, और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सब आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हुआ। अब अपन चलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसके डिकम्पोजिशन पर चलते हैं। इसका डिकम्पोजिशन भी जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंसी में होगा, सनलाइट की प्रेजेंसी में, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंसी में हो करके ये Hg और प्लस ये Cl2 इस फॉर्म से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस करना आप सीख चुके हैं। तो ये सिल्वर अलग हो गया और ये क्लोरीन अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होकर के सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर है, इसको थोड़ा मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ। देखिए, व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट इट डिकम्पोज इन सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। इन द रिएक्शन द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रे वाइट मतलब कौन, ये सिल्वर, किसमें चेंज हो रहा है, ये ग्रे वाइट में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। और फॉर्मेशन किसका होता है, सिल्वर मेटल का होता है। ये क्लोरीन गैस क्या होगी, तो फिर ये क्लोरीन गैस तो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ठीक है ना, क्या, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। मतलब कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि अभी जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ये कैमरा इसका फोटो खींचेगा, जो भी इसमें रील बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जो लाइट गिरेगी, पहले इस कैमरे से लाइट इसके ऊपर आएगी, फिर ये टकरा करके इसके अंदर जाएगी। तो क्या होगा कि जो टकरा करके लाइट इसके अंदर जाएगी, और जहाँ पर उस रील पर मतलब क्या है कि इसकी सिल्वर क्लोराइड की बनी हुई है,
तो जहाँ जहाँ पर वो क्या है कि रेज टकराएगी वहाँ पर उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, एक तरीके से फ्रेम बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि AgCl जो है ये वाइट कलर का होता है, बाकी ये सारा वाइट कलर का रह जाएगा। ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाइट ग्रे में, ठीक है ना। ये जो उस व्यक्ति से टकरा करके जो रेज आई हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें वाइट ग्रे में। जबकि जो बाकी जो एरिया है ये किस में रह जाएगा, केवल वाइट में रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस जो रील है उसके अंदर इस वाइट एंड जो ब्लैक फोटोग्राफी है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड। ये इजीली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर क्लोराइड एक तरीके से सब्सटेंस है, ठीक है ना। सब्सटेंस क्या, ये सिल्वर क्लोराइड एक सब्सटेंस है। और दूसरी बात इसका ओर्स है, ओर्स किसका, सिल्वर का। ओर्स का मतलब क्या होता है, अयस्क होते हैं, अयस्क। और एक होते हैं मिनरल्स जिनको अपन कहते हैं खनिज, मिनरल्स, ठीक है ना। तो खनिज और अयस्क होते हैं। अयस्क वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर मेटल्स के लिए होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं और जिनसे मेटल्स को एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है ना। उन प्रोडक्टों को, उन सब्सटेंसों को क्या कहते हैं अपन, उनके अयस्क कहते हैं या ओर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो और खनिज क्या होते हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं, जिनको अपन क्या है कि अर्थ क्रस्ट से खोद करके निकालते हैं। तो मिनरल्स में तो सभी हो सकते हैं, सारे प्रकार के अयस्क हो सकते हैं, मगर कि अयस्क क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के, है ना, सब्सटेंस होते हैं जिनसे उनको एक्सटेंशन किया जाता है, उनको कहते हैं अपन ओर्स कहते हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये AgCl इस सिल्वर का क्या है, ओर्स है, जिससे क्या किया जाता है, इस AgCl से इस सिल्वर को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ना, उससे प्योर किया जाता है, इससे अलग किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से सिल्वर मेटल्स को प्राप्त करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट इस वर्ड से अपने आप समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस करना है अपने को, यानी कि इसकी रिएक्शन देखिए। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट बता देता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर नाउन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि किसी भी कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट के द्वारा क्या किया जाना, धक्का लगा करके उसको अलग कर देना, ठीक है ना, उसको कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उसको हटा देना, टेक प्लेस हटाना, ठीक है ना, उसको कहेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा मान लीजिए कोई भी साल्ट, ये कोई भी सब्सटेंस है साल्ट Bc, ठीक है ना। क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये जो A है ये मेटल है, ये B है, Bc है, ये Bc भी एक साल्ट ऑफ मेटल है, ठीक है ना, साल्ट ऑफ मेटल, ठीक है ना। और ये क्या है, ओनली मेटल, ठीक है। सपोज समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि ये साल्ट ऑफ मेटल है और ये मेटल है ओनली, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें साल्ट ऑफ मेटल कौन कौन हो सकते हैं। साल्ट ऑफ मेटल का मतलब ये है कि जैसे अभी क्या है कि AgCl था, ये साल्ट ऑफ मेटल था, किसका, क्लोरीन, इसका क्या है कि सिल्वर का साल्ट है ये, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ में, ठीक है। इसी तरीके से AgNO3 है, ये भी एक तरीके से साल्ट है, ठीक है ना। यानी कि मेटल जो है वह किसी अदर नेगेटिव के साथ में जब मिलकर के बनाती हैं सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। NaCl है, साल्ट है, KCl है, साल्ट है, ठीक है ना। इधर से क्या है कि और भी बहुत सारे क्या है कि साल्ट हैं। कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड है, हालांकि इसको हाइड्रोक्साइड वालों को मतलब यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। ये सभी यानी कि जो अदर नेगेटिव के साथ में मिल करके, ठीक है ना, जो कंपाउंड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनको आप समझिए, ये साल्ट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई साल्ट है, इस साल्ट में एक तो मेटल है और एक अदर नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव पार्ट है। मान लीजिए कि उसमें जो मेटल है वो बी है, क्या यहाँ पर मेटल बी, यहाँ पर मेटल ए है। अब सपोज कीजिए कि ये ए मेटल इस बी मेटल से ज़्यादा पावरफुल है। कौन सी, ए मेटल, यानी कि इसका मतलब अपन साइंटिफिक वर्ड में कहेंगे ये मोर देन रिएक्टिव है फ्रॉम टू बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगी, इससे रिएक्ट करेगी और इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, यानी हटा देगी, और हटा करके यहाँ पर क्या करेगी, ये ए जो है ये खुद यहाँ पर कि एक तरीके से स्टेबल हो जाएगी और बी को क्या कर देगी, अलग निकाल देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यू साल्ट बनेगा, किसका, उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट का, मोर रिएक्टिव जो मेटल है ना उसका साल्ट बनेगा, ठीक है। और वो जो दूसरी वीक मेटल थी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट है ये कि ये रिएक्शन तभी होगी जब ये वाली जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, किससे, इससे, ठीक है ना। तो तभी ये रिएक्शन होगी, यानी कि जो डिस्प्लेस होने वाली जो मेटल है, ठीक है ना, और उसको डिस्प्लेस करने वाली जो मेटल है, डिस्प्लेस करने वाली मेटल मोर रिएक्टिव होना चाहिए और डिस्प्लेस होने वाली मेटल क्या होनी चाहिए, वीक रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सी मेटल वीक रिएक्टिव है। तो इसका लिए आपको तीसरे चैप्टर में देखना पड़ेगा। तीसरे चैप्टर में जब अपन जाएंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, वहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का वो चैप्टर है। तो वहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिए, भले पहले से नहीं पढ़ने से पहले भी, उसमें क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या है वहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल अगर ऊपर आ रही है तो वह मोर रिएक्टिव है, नीचे आने वाली वीक रिएक्टिव है। मैं बता दूं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अभी मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा उसका, उसमें देख लेना। मगर जो भी उसमें सबसे ऊपर जो आ रही है, पोटेशियम है ना, सोडियम है, फिर इसी तरीके से आप आगे चलेंगे नीचे तो हाइड्रोजन भी आएगी, उसी में एल्यूमिनियम भी आएगी। सबसे नीचे क्या है कि मतलब आएगी उसमें सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड, ये आएगी, है ना। बीच में उसमें हाइड्रोजन है और कॉपर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसका फोटो आपको क्या है कि मतलब मैं सेंड कर दूंगा और आपके इसमें बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, बुक में भी है, ओके। तो जो सबसे ऊपर की तरफ उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है, जो ऊपर वाली है, मान लीजिए कि ये दोनों मेटल्स हैं, तो इन दोनों मेटल्स में कंपेयर करेंगे तो यानी कि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है और सोडियम वीक रिएक्टिव है। अगर आप सोडियम और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसमें सोडियम मोर रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम वीक रिएक्टिव है। यानी कि जो ऊपर वाली मेटल है वह मोर रिएक्टिव है, नीचे वाली वीक रिएक्टिव है। तो इससे आपको पता लग जाएगा।
तो अब इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसमें आप मोर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट डू रिफ्लेक्ट ऑफ द लो रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम हिज साल्ट, उसके साल्ट से रिफ्लेक्ट करता है। इन दिस रिएक्शंस फॉर्म्ड प्रोडक्ट आर बिकम्स हाई रिएक्टिव मेटल साल्ट, यानी कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका साल्ट बनता है किसके फॉर्म में, न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड लो रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस्ड। इन दिस रिएक्शंस बिकम्स रिगार्डेड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज रूल, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज को एक तरीके से उसको फॉलो करती है, रिगार्डेड करती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप। इसके ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें ध्यान देना, इसमें दो एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, सबसे पहला तो कि जिंक की अपन रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ में। इसका एक्सपेरिमेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक्सपेरिमेंट थ्रू वो क्वेश्चन पूछता है। दो रिएक्शन है ये, इन दोनों रिएक्शनों से ये कॉपर, ठीक है। देखिए ये कॉपर सल्फेट और ये जिंक, और इधर बनाए जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर बाहर निकल गया, और जिंक ने खुद ने अपना न्यू सब्सटेंस बनाया, है ना, न्यू साल्ट बनाया। तो ये है कॉपर, ये है जिंक सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है किससे है, कॉपर से, ठीक है ना। तभी इसने कॉपर को क्या किया है, यहाँ से डिस्प्लेस किया है। ओके, अब दूसरी बात, इसमें और भी समझने का प्रयास करना, इसमें कलर भी चेंज होते हैं। कलर क्या चेंज होंगे, आपके इस सिलेबस में जो दो रिएक्शन है ना, इन दोनों रिएक्शनों के कलर भी ध्यान रखने हैं, कलर भी ध्यान रखने हैं। जो सिल्वर होती है जो वाइट कलर की होती है, किस कलर की होती है, वाइट कलर की। और जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है। और ये जो जो जिंक सल्फेट है ये होता है कलरलेस, ठीक है। और ये होता है रेड ब्राउन, ठीक है। ये चार चीजें हैं आपके पास में। अब इसका क्या क्या पूछता है आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, मगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे तो अपने आप क्वेश्चन भी निकल करके आएंगे। इसमें क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट देखो इसका, आपने क्या किया कि जिंक की एक रोड है, उस जिंक की रोड को आपने एक बीकर में डुबो दिया, और उस बीकर के अंदर मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। और ये है जिंक रोड, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ये कॉपर जो सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट पहले तो इसमें से जिंक निकल करके आएगी, इसमें से कॉपर सल्फेट को हटाएगी, और कॉपर सल्फेट को हटा करके जिंक सल्फेट बनाएगी। यानी कि थोड़ी देर बाद ये कॉपर सल्फेट पूरा ही सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी, अब आपका सवाल है कि ये कॉपर जो यहाँ से छूट करके गई है ये कहाँ पर जाएगी, ये इस जो जिंक है इसकी रोड के ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, या डिपोजिट हो जाएगी, डिपोजिट, ठीक है ना। इसी कारण से ये जो जिंक रोड है ये थोड़ी देर बाद में रेड ब्राउन दिखने लग जाएगी, और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि जिंक रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया गया, ठीक है ना। जिंक रोड का जो कलर है थोड़ी देर बाद में पाया गया कि रेड ब्राउन हो गया, तो इसका रीजन दीजिए, इसकी इक्वेशन लिखिए, है ना। इसके मतलब क्या है कि डायग्राम बना करके समझाइए। तो ये सारा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप क्या है कि शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको एक बार और समझिए कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है ना। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जिंक की रोड डुबोई गई है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो पहले ये जिंक क्या होगी, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आएगी, थोड़ी बहुत टूट करके, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आएगी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन होगी,
रिएक्शन करके इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। तो डिस्प्लेस करके यानी कि कॉपर सल्फेट किसमें पूरा का पूरा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ब्लू सॉल्यूशन था अब वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो यहाँ से कॉपर जो डिस्प्लेस हुई है वो इस रोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी। इस कारण से इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे देखिए। इन द रिएक्शन जिंक मेटल डिस्प्लेस्ड कॉपर मेटल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट solution, then the copper metal during free from the copper sulfate and the zinc metal direct from the sulfate ions, यानी कि जिंक मेटल है जो किससे पहले उसको डिस्प्लेस करती है और जिंक मेटल उस सल्फेट आयन से रिएक्ट करती है एंड फॉर्म द जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का निर्माण करती है जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन का, एंड विच डिस्प्लेस्ड कॉपर मेटल डिपॉजिट ऑन द जिंक स्ट्रिप, यानी कि वो जो कॉपर था जो डिस्प्लेस्ड हुआ था फ्री हुआ था वो किसके ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक स्ट्रिप पे ऊपर, एंड जिंक स्ट्रिप सीन द रेड ब्राउन, और जिंक स्ट्रिप जाहिर सी बात है कि वो रेड ब्राउन दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो जिंक है वो एक तरीके से क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, कॉपर से। ठीक है, एक तो यही एग्जाम्पल आपको ढंग से ध्यान रखना है एग्जाम में पूछने के हिसाब से। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, इसी की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। कॉपर सल्फेट है, इसके साथ में अपन ने आयरन की रिएक्शन कराए। हाँ, इस चक्कर में मत पड़ना कि आयरन को मैं इधर लिखूँ कॉपर सल्फेट को इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये रिएक्शन कराया अपन ने, क्या बना, FeSO4 और प्लस कॉपर अलग, ये रेड ब्राउन है। उसी की तरह से आयरन जो होती है ये ग्रे होती है, ठीक है ना, और ये होती है ग्रेनिश। ठीक है, और ये होता है ब्लू, पहले से ध्यान है आपको। ठीक है ना, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, वही बात है। इसमें क्या किया, सॉल्यूशन लिया, कौन दिया, इसमें कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन वो है। इसके अंदर स्ट्रिप डुबोई है किसकी, अब जिंक की जगह पर आयरन की, आयरन है ये, Fe की स्ट्रिप है ये। ठीक है, उसको डुबोया है, उसको डुबोने पर अब वैसी रिएक्शन होगी। आयरन पहले क्या होगा, कुछ टूट करके इसमें जाएगा सॉल्यूशन में, डिजोल्व होगा थोड़ा बहुत, और डिजोल्व होकर के मतलब क्या है कि एक तरीके से इस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा। कॉपर सल्फेट से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और सारा का सारा जो ये आयरन है इसको डिस्प्लेस करके सल्फेट आयन से रिएक्ट करके, है ना, और आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, जो किस कलर का है, ग्रेनिश कलर का, और जो कॉपर है वो कैसी है, रेड ब्राउन, जो अलग हुई है, और वो जाकर के किसके ऊपर चिपक जाएगी, इस आयरन की स्ट्रिप पर। ठीक है ना, तो जब रिजल्ट फॉर्म देखेंगे आप तो जो सॉल्यूशन है बाद में जाकर के वो तो हो जाएगा ग्रेनिश। ठीक है ना, और ये क्या है कि जो स्ट्रिप है ये दिखाई देगी आपको रेड ब्राउन। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल उसमें जिंक लिया था, अपन यहाँ पर आयरन ले रहे हैं, दोनों बातें एक ही है, कलर थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, ब्लू कलर वही है उसी वाला। हाँ, उसका जिंक का क्या है कि वाइट था, मगर अब इसका क्या है कि आयरन का ग्रे है। जो आयरन सल्फेट जो बन रहा है इसका ग्रेनिश होता है, तो सॉल्यूशन ग्रेनिश हो जाएगा, वहाँ पर कलरलेस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये रेड ब्राउन है, रेड ब्राउन अब जब यहाँ पर स्ट्रिप आयरन की तो आयरन के ऊपर जाकर के चिपकेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो आयरन की स्ट्रिप क्या है कि मतलब रेड ब्राउन कलर की दिखाई दे जाएगी। ठीक, तो इन दोनों रिएक्शनों को आप देख लेना।
एक और एग्जाम्पल है इसका, मगर उसके ऊपर आप इतना कर ध्यान देने की कोई जरूरत है नहीं, मगर ये दोनों इम्पोर्टेड थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वही मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे अपन कॉपर सल्फेट की, ठीक है ना, और बन जाएगा MgSO4। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ये कॉपर अलग हो गई, वही बात, ठीक है। आपको केवल उस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर नंबर 3 में है, उसको मैं आज ही आपकी फ़ोटो सेंड कर दूंगा। उसमें आपको ये देखना है कि मेटल्स है ना जितनी भी, उन मेटल्स में सबसे ऊपर वाली जो मेटल्स ऊपर वाली हैं, मतलब ये देखिए आप अगर नीचे की तरफ जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी घटती जाती है, लो होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हाई होगी, ठीक है ना। तो मतलब अभी जैसे ये ए मेटल है, ये बी मेटल है, सी मेटल है, डी मेटल है, ठीक है ना। तो ए मेटल और डी मेटल के साल्ट में अगर अपन ने रिएक्शन कराई, ठीक है, ए मेटल और डी मेटल के साल्ट में अपन ने रिएक्शन कराई, तो कंप्लीट बात है कि ए मेटल इस डी मेटल को इसमें से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि ए मेटल डी मेटल के कंपेयर में मोर देन रिएक्टिव है, ठीक है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर ही ये क्या है कि रिएक्शंस होगी। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अपन वीक रिएक्टिव की करा देंगे तो नहीं होगी रिएक्शन वहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे कि AC ये ए का मतलब क्या है कि साल्ट है, आप यहाँ पर डी की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि वीक रिएक्टिव की अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं मोर रिएक्टिव साल्ट के साथ में तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बेस पर चलना है आपको रिएक्टिविटी सीरीज को, उसका फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको समझा दिया है मैंने आपको। ऊपर वाली जो है वह मोर रिएक्टिव और नीचे वाली वह वीक रिएक्टिव, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराए तो MgSO4 बना और ये कॉपर अलग हुआ है, बात वही है उसी की तरह ही, ठीक है ना। ये ब्लू सॉल्यूशन है, आप इसको पहले जानते हैं, ब्लू सॉल्यूशन है। मैग्नीशियम जो होता है ये वाइट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो अब मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा वो कलरलेस बनेगा, कलरलेस होता है ये, ठीक है, और ये रेड ब्राउन होता है। बात वही है, आपने क्या है कि सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, उसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप वही है आपने, है ना, और यहाँ से जो भी कॉपर इसके द्वारा मतलब कि डिस्प्लेस किया जाएगा वो कॉपर इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा और ये पूरा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में और ये क्या है कि स्ट्रिप दिखाई देने लग जाएगी रेड ब्राउन, ठीक है। आगे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फर्क था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल आपने ये देखा था कि BC, ठीक है ना, और क्या है कि ये AC बन गया और प्लस ये B अलग हो गया, यानी कि एक मेटल के द्वारा दूसरी मेटल को केवल हटाया गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो साल्ट हैं डिफरेंट मेटल्स के, ठीक है ना, जैसे ये AB है और दूसरा ये BC है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसमें ये A मेटल है और ये BC B मेटल है, ये B मेटल है BC में, AB में ये A मेटल है और ये BC में B मेटल है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर AB और यहाँ पर ये CD, ठीक है ना। ये C क्या है, ये मेटल है CD में और AB में A मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये दोनों जो मेटल है ना ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेगी, मतलब ये भी इसको डिस्प्लेस करेगी और ये भी इसको डिस्प्लेस करेगी, ठीक है ना, कि तेरी जगह मैं बैठ जाती हूँ और मेरी जगह तू बैठ जा, ठीक है ना। तो उस तरीके से यानी कि दोनों एक्सचेंज हुई है, तो इस तरीके से न्यू साल्ट क्या बनेंगे, इन दोनों के मतलब कि एक्सचेंजेबल जो न्यू साल्ट हैं वो बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अब जो रिएक्शन होने के बाद होगा वो क्या होगा कि A तो इसके साथ में D के साथ में आ गया, D प्लस ये C किसके साथ चला गया, B के साथ में, तो ये बन जाएगा न्यू साल्ट, ओके।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेटल्स एक्सचेंज होगी। अच्छा, ये अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सचेंज होती क्यों है, क्या कारण पड़ गया इनको। पहले सब्सटेंस बना हुआ था, ए बी भी तो अच्छा ही था ना, ये भी तो अच्छा ही था, उसमें क्या दिक्कत जा रही थी। अब एक्सचेंज करने का जरूरत पड़ रही है इनको। मगर यहाँ पर ध्यान देना कि जो भी जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, वो रिएक्शंस एक तो होती है फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब कि सभी एलिमेंट ऐसा चाहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बने, मोर स्टेबल कंपाउंड बने, ठीक है। तो मोर स्टेबल कंपाउंड अगर उनको बनने की संभावना नजर आ रही है तो वो करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भी रिएक्शंस है ना, ये सभी रिएक्शंस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का मतलब वापस एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज होना, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। मेटल एलिमेंट वही है। अभी जैसे यहाँ पर H2O, इसको ही देखेंगे आप, H2 + O2, ठीक है ना, ये H2O हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, इनमें केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले अलग अलग थे, अब एक जगह पर आ गए। ऑक्सीजन अब भी वही है, हाइड्रोजन अब भी वही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ी है, केवल रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले ये अलग थे, अब अलग तो ये क्या है कि एक साथ आ गए, ठीक है ना। अभी इस रिएक्शन को आप देखेंगे कि कॉपर थी, इसके साथ ये मैग्नीशियम था, कॉपर था, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर क्या है कि बना क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस कॉपर, ये हुआ था। ये देखो ना, कुछ हुआ क्या इसमें, रीअरेंजमेंट ही तो हुआ। कॉपर जहाँ का जहाँ है, कॉपर है ना, मैग्नीशियम है, सल्फर सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट पहले किसी कमरे में बैठा हुआ था वो उठ करके दूसरे कमरे में आ गया, ठीक है ना। कोई दूसरे कमरे में बैठा हुआ था वो पहले वाले कमरे में आ गया, कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केवल अपनी पोजीशन को चेंज किया, और इस पोजीशन को चेंज क्यों किया है, ये मोर स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट जो है ना, ये कॉपर सल्फेट इस मैग्नीशियम सल्फेट से वीक मतलब कि ये कम स्टेबल है ये। क्यों, क्योंकि ये वीक रिएक्टिव मेटल के साथ में बना हुआ साल्ट था, अब स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ में बना हुआ साल्ट हो गया ये। तो जब मजबूत रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में साल्ट बनेगा, वो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा स्टेबल होगा। और वीक रिएक्टिव मेटल के साथ में अगर साल्ट बना हुआ है तो वो वीक रिएक्टिव होगा, वह कमज़ोर होगा, ठीक है ना, मतलब कि कम स्टेबल होगा। तो कम स्टेबल से मोर स्टेबल बना है, इसके लिए रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसी के लिए होगी, ठीक है, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस हैं वो स्टेबिलिटी के लिए चलती है, ओके। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखिए, Na2SO4 BaCl2, ठीक है, BaSO4 + 2NaCl, ये रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस मैंने ऑलरेडी करके दी है, ठीक है ना। अब इसमें देखना क्या है, ये देखो ये साल्ट है, इसको अपने एक्वस फॉर्म में लिया है। एक्वस फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, तो पहले इनको डिजोल्व करेंगे, सॉल्यूशन बना करके यूज करेंगे। ये भी एक्वस फॉर्म में यूज करेंगे अपन इसको सॉल्यूशन बना करके, ठीक है ना। अब इनकी रिएक्शन कराने पर देखो, ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना। अब ये सोडियम सल्फेट सोडियम जो है, ये बेरियम को हटाएगा यहाँ से और बेरियम यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पर ये सल्फेट जो है और क्लोरीन जो है, ठीक है ना, क्लोरीन और सल्फेट के बीच में आप देखेंगे, या सोडियम और बेरिलियम के बीच में आप देखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, सोडियम और बेरिलियम के बीच में, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ओके। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो सोडियम है ये मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, इस बेरियम के कंपेयर में, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव है ये, मोर रिएक्टिव, ठीक है, और ये वीक रिएक्टिव है, ओके। इधर की तरफ आप देखेंगे, अगर
इनके हिसाब से देखेंगे तो ये होता है मोर रिएक्टिव, सॉरी, ये मोर रिएक्टिव है, ये है मोर रिएक्टिव और ये है वीक रिएक्टिव। ठीक है, ये जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन पास्टली इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, आपको ध्यान है इस बात का। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के साथ में आपने इसकी बहुत सारी बार फॉर्मूले बना करके देखे हैं। इसमें पास्टली एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इसको, और उस एक इलेक्ट्रॉन को पास्टली लेने की इसके पास में कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अगर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे, -2 होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वह इलेक्ट्रॉन उसको इजीली भी मिल जाएगा, दूसरी बात वो क्या है कि उसको अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास में पावर होती है कि कौन सी वाली, जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है ना, वो मतलब क्या है कि ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या है कि मतलब वह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। ठीक है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप उस इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस की तरफ और उसके चक्कर में मत पड़ जाना। आप तो यहाँ पर इजी वे में देखो कि आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास में अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है ना, और उस लॉकडाउन के हिसाब से आप ये देखिए कि आपको मतलब क्या है कि ये व्यक्ति है ना, और ये व्यक्ति है। ठीक है, इसको कम चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा ही तो अरेंज करना पड़ेगा ना, कम के लिए कम अरेंज करना पड़ेगा। उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाह रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको दे दवा करके फ्री करो, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं तो इसकी तो देखो प्रॉब्लम सोल्व होगी कि नहीं होगी, ये बात की बात है, मगर इसको तो अपन दे दवा करके फ्री करते हैं, यानी कि ये इसको पहले इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। ठीक है ना, उस वजह से तो यानी कि मोर रिएक्टिव है इस हिसाब से, और ये क्या है, वीक रिएक्टिव। ठीक है, अब आप देखिए ये सल्फेट है वीक रिएक्टिव, जो कि सोडियम के साथ में मोर रिएक्टिव के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब ये देखो ये वीक रिएक्टिव मोर रिएक्टिव दोनों थे, और जबकि ये दोनों थे। ठीक है ना, अब ये क्या चाहेंगे कि मोर रिएक्टिव तो मोर रिएक्टिव के साथ में चला जाए, और जो वीक रिएक्टिव है वो वीक रिएक्टिव के साथ में चला जाए, बचेगा जो उसके साथ में रह जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या है कि मतलब जो सोडियम क्लोराइड है पास्टली रिएक्शन करते हैं। जब इनको दोनों को रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये सोडियम और क्लोरीन ये एक दूसरे के साथ में पास्टली रिएक्शन करेंगे, अपने में से टूट करके इसको तो अलग कर देंगे, और ये इसको अलग कर देगा, और इसको इसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया। ठीक है ना, फ्रेंड ये भी था मगर ये बेस्ट फ्रेंड है, तो अब बेस्ट फ्रेंड के साथ में जाना चाहिएगा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स एक जैसे मिल रहे हैं। दोनों के कैरेक्टर्स क्या हैं, मोर रिएक्टिव। ठीक है ना, दोनों के कैरेक्टर्स क्या है, मोर रिएक्टिव, तो दोनों एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम पे। तो अब ये क्या करेगा, इसकी तरफ जाना चाहेगा, इसकी तरफ जाकर के क्या बनाएगा, यहाँ पर NaCl बचेगा। कौन, यहाँ पर बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट जो बचा है ना, इनको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इनको अपना कंपाउंड बनाना पड़ेगा, अपना साल्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि PPT कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये PPT। ये सॉलिड होता है हालांकि, ठीक है ना, भारी होने के कारण ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये PPT होता है। तो ध्यान रखना आप इस बात को कि जो वीक रिएक्टिव वाले होते हैं ना, वो जो बचे हुए वो एक गुच्छों के फॉर्म में बच जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको PPT कहेंगे। जब कभी भी अपन इस रिएक्शन को कराएंगे तो गुच्छों के फॉर्म में जो नीचे की तरफ बचेगा, रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन होकर के ये ऊपर वाला सॉल्यूशन तो मतलब फटाक जल्दी से बन जाएगा, और जो बचेंगे वो सारे नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और वो क्या बना लेंगे, एक सॉलिड क्रिस्टल बना लेंगे। उनको अपन क्या कहेंगे, PPT कहते हैं, प्रिसिपिटेट। ठीक है ना, प्रिसिपिटेट। ओके, तो ये रिएक्शन हुई। अब आगे देखिए, एक ये देख लिया आपने, इसके अलावा एक ये देखिए बेरियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाइए, और ये बेरियम सल्फेट बना है, और ये CuCl2 बना है। बात वही है, ये क्या है, कॉपर है, ये बेरियम है।
अब बेरियम जो है ना, वह यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेरियम जो है ये और ये, इनको देखेंगे ये कॉपर जो है ये इस बेरियम के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और सल्फेट जो होता है ना, ये क्या होता है, वीक रिएक्टिव, ठीक है। इधर क्लोरीन जो है ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और इधर जो ये है वीक रिएक्टिव। तो अब ये मोर रिएक्टिव जो है, ये मोर रिएक्टिव के साथ में रिएक्ट करना चाहेगा। तो इन्होंने क्या बनाया, ये जल्दी से। अब बचे कौन, बचे ये, जिनको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में बेचारों को नीचे की तरफ बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही अपन इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा कि CuCl2 तो जल्दी से मतलब कि रिएक्ट करके बन जाएगा और एक सॉल्यूशन फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाएगा। बाकी बचे, अब ये मजबूरी में बचे हैं बेचारे, तो ये किधर की तरफ चले जाएंगे, नीचे की तरफ। उसी तरीके से जैसे अपन क्या है कि मतलब पानी में मिट्टी कंकड़ डालते हैं ना, उसी तरीके से बचे हुए किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ। तो उसी तरीके से नीचे बैठ जाते हैं गुच्छों के फॉर्म में, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। हो गया ये। अब आपका जो फिफ्थ वाली अगली रिएक्शंस है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए इम्पोर्टेड, वैसे तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, चलो ठीक है। आप इसको क्या है कि जो बचे हुए हैं ना, इनकी डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर आगे अपन कल बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। अब एक जो क्यूरीज थी उसकी आरोही गोयल की, वो भी इसको यहाँ पर देख लेना, समझ लेना। उसका क्वेश्चन था कि क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या किसी एक एलिमेंट का होगा या सब्सटेंस का होगा, अगर वो भी आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है ना। अब पहले तो आप ये समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए पहले तो। कि मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, क्या है ये, एक सब्सटेंस, अगर इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये सब्सटेंस भी हो सकता है, ये एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। सब्सटेंस भी हो सकता है ये, और एलिमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मगर आपको तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ओके। ऑक्सीडेशन, पहले मैं ऑक्सीडेशन के ऊपर चल रहा हूं। ऑक्सीडेशन को देखिए, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें से क्या होना, हाइड्रोजन निकल जाना, आउट होना, ये भी ऑक्सीडेशन ही होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में दो, मान लीजिए कि ये एक घर है, इसके अंदर क्या है कि मतलब गोट है 6 है, 6 गोट है। अब इन 6 गोट में क्या है कि मतलब 3 रेड है और 3 इसमें क्या है कि मतलब ब्लू है, ओके। अब इसमें क्या है कि आपको ये कहा गया है आपसे कि रेड की संख्या बढ़ानी है, तो आपके पास में कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। क्या तरीके, रेड की संख्या बढ़ाने के लिए या तो आप बाहर से ला करके एक रेड वो डाल दो, जिससे क्या हो जाएगी, 4 रेड हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर क्या करो, इसमें से एक ब्लू को कम कर दो, तब भी रेड ज़्यादा हो जाएगी ना। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इस ब्लू में से एक को हटा दो, ठीक है, तो उधर ब्लू तो रह जाएगी 2 और ये हो जाएगी 3,
या फिर आप क्या करो, इसको नहीं हटाओ तो यहाँ पर एक रेड ला करके डाल दो, इससे ये हो जाएगी 4 और हो जाएगी 3, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि अपने को क्या करना है, इसमें क्या है कि मतलब कि जो ऑक्सीजन है या तो वो ऐड हो, ठीक है ना, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है ना। इससे पहले एक और 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंटों को देखना है ढंग से आपको, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट दिए हुए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, रिमूव होना हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, इसी का सिमिलर पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरी नेगेटिव वाली जुड़ जाए, ठीक है ना। जो नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव है, अगर जो इसी की तरह ही रिप्रेजेंट करती है, वो जैसे ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर -2 होता है ना, तो ये जुड़ जाए, ठीक है। नाइट्रोजन जुड़ जाए -3, ठीक है। नियोन जो गैस है वो जुड़ जाए, ठीक। तो इस तरीके से क्लोरीन जुड़ जाए, ठीक। तो यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन के अदर उसके सिमिलर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो जुड़े, यानी कि नेगेटिव की इधर नंबर्स बढ़ाने हैं आपको, ठीक है ना। अगर नेगेटिव के नंबर्स बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, नेगेटिव एलिमेंट्स के नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। अब नेगेटिव एलिमेंट्स के अगर नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो नेगेटिव वाले एलिमेंट जोड़ो या फिर पॉजिटिव को बाहर निकालो, ठीक है ना। और दूसरा इसी का सिमिलर पॉइंट है। सिमिलर पॉइंट क्या, अगर हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रही, मान लीजिए कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसके अदर कोई दूसरा पॉजिटिव एलिमेंट तो होगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए हो सकता है कि सोडियम हो, तो सोडियम को बाहर निकालो, ठीक है ना। हो सकता है उसमें क्या है कि एल्यूमिनियम हो, उसको बाहर निकालो, ठीक है ना। तो यानी कि अदर पॉजिटिव एलिमेंट को बाहर निकालिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है इसके लिए। ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है, ये कोई भी सब्सटेंस है, इस किसी भी सब्सटेंस में या तो पॉजिटिव क्या होना, ऐड होना, पॉजिटिव ऐड होना, घुसना उसका पॉजिटिव का, या फिर नेगेटिव का निकल जाना, या हाइड्रोजन का प्लस होना, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना। मतलब जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, एक समझ लेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात ये है, एग्जाम्पल की बात अपन बाद में करेंगे। ये मैंने दोनों डेफिनेशन तो आपको बता दी है, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की भी अपने को बात करनी है, तो वो भी अभी इस एग्जाम्पल के साथ में हो जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये CO2 बना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ी है और कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में। कार्बन में कौन जुड़ी है, ऑक्सीजन, और वो किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, CO2 में। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है CO2 में, ठीक है ना। दूसरी बात इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में जुड़ी है कार्बन, ठीक है ना। कार्बन है यहाँ पर पॉजिटिव का गिना जाएगा, क्यों गिना जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है परफेक्टली, ठीक है ना। तो इसके कंपेयर में किसको गिना जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यानी कि अब ये कार्बन इसमें ऐड हुई है, यानी कि पॉजिटिव ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पर, मगर उसकी जगह पर कार्बन आ गया, कार्बन ऐड हो रहा है, कार्बन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो मतलब ध्यान दीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ये ऑक्सीजन। ये जुड़ी तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसका ऑक्सीडेशन किसने करवाया, इसने। तो ये कहलाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करवाने वाली, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये इसका रिडक्शन किसने किया, किसने करवाया, इसने। तो ये क्या कहलाएगी, इसका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे का जो करवा रहा है ना, वही उसका एजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन कार्बन करा रहा है तो ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कॉपर सल्फेट जो आपका वो क्वेश्चन था आरवी गोयल ने जो पूछा है कि किसी एक एलिमेंट का होगा या कंपाउंड का होगा, तो उसके लिए देख लीजिए आप FeSO4 प्लस ये कॉपर, ठीक है ना, रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सल्फेट है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। साइन लगा देते हैं थोड़ा बहुत, कोई ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये नेगेटिव का गिना जाएगा, ये पॉजिटिव गिना जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट यहाँ से निकल करके आयरन पर आ गया। अब कहाँ पर आ गया? आयरन पर। नेगेटिव वाला है ना, तो ये किस पर आया है? अब आयरन पर। तो इसका मतलब ये है कि इस आयरन का, ठीक है ना, FeSO4 में फेरस सल्फेट में ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है ना। FeSO4 का इस FeSO4 में इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ में कौन जुड़ गई? SO4 जो नेगेटिव है, ठीक है ना। अब इसका देखिए, देखो अब यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसका भी तो हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कंपाउंड है, सब्सटेंस है। अब अपन इसके लिए क्या बात करेंगे, तो यहाँ से क्या है कि कॉपर जो है ये पूरा ही एक कंपाउंड है। इसमें से कौन अलग हो रहा है? कॉपर अलग होती है, कॉपर ये देखो, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, ठीक है ना, रिडक्शन। यानी कि किसका? कॉपर का नहीं, ओनली कॉपर का नहीं, कॉपर सल्फेट का, यानी कि सब्सटेंस का, पूरे का ही, ठीक है ना। तो यानी कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, ठीक है। तो सब्सटेंस भी हो सकता है पूरा, और पूरा एक कोई एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी एक एलिमेंट का भी हो सकता है और उस पूरे सब्सटेंस का भी हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो अपन कल बात करेंगे। थैंक यू।